प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। मेरे पापा अस्पताल में हैं। अगर उनका इलाज ना हुआ तो वो मर जाएंगे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आज 30 साल का घमंडी जोहान अपने दुश्मन की बेटी को शादी का ऑफर कर रहा था। 20 साल के उरूज ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए और अगले ही पल जोहान खान उसे कमरे में ले गया। उरूज का दिल धक से रह गया जब जोहान ने शादी से पहले ही उसके करीब होते हुए उसके होठों पर कॉलेज की सबसे बिगड़ी हुई रईसजादी उरूज मामून, उससे कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वो जो चाहती चुटकियों में हासिल कर लेती। कॉलेज की बहुत सी लड़कियां उसकी दोस्ती के लिए तरसती थीं। अपनी सहेलियों को महंगे महंगे गिफ्ट देना उसका पसंदीदा शौक था। अरे उरूज, ये तो बहुत महंगा लगता है। सुम्बुल ने उसके दिए हुए गिफ्ट की ओर देखते हुए कहा। वो एक इम्पोर्टेंट परफ्यूम की बोतल थी। गिफ्ट लेते हुए सुम्बुल थोड़ा हिचकिचाई। अरे इतना भी महंगा नहीं है मेरी जान, रखो इसे और इस्तेमाल करो। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, जस्ट लाइक इट। उरूज ने अदा से मुस्कुराकर कहा। यार, ये घड़ी भी बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। तुम्हारी चॉइस की तो कोई मिसाल ही नहीं। उरूज की दोस्त नीलम ने उसकी दी हुई घड़ी कलाई पर पहनते हुए तारीफ की। हाँ वाकई, उरूज की चॉइस सबसे हटकर और सबसे जुदा होती है। अब एक बात सब अपने अपने कान खोलकर सुन लो। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और तुम सबको आना है। गिफ्ट्स वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें गिफ्ट्स मेरी तरफ से मिलेंगे। मतलब अभी तुम हमें गिफ्ट दे रही हो और जब हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर आएंगे तभी हमें गिफ्ट मिलेंगे? यस, उरूज ने फिर एक अदा से मुस्कुराते हुए कहा। यार उरूज, दोस्त हो तुम जैसी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। नीलम ने दिल से तारीफ की तो उरूज ने और भी अकड़ के साथ गर्दन उठा ली। मामून शमसी, एक मशहूर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी उरूज मामून शमसी की आज 19वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही थी। हर अमीर घराने को उन्होंने इनवाइट किया था। इस वक्त उरूज एक बारबी फ्रॉक पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। एक स्पॉटलाइट उस पर जगमगा रही थी। सफ़ेद रंग की बारबी फ्रॉक में वो बिल्कुल एक छोटी सी गुड़िया लग रही थी। हर किसी की निगाहों में उसके लिए जलन और रश्क था। खुद तो वो नाजुक सी परी थी ही, ऊपर से दौलत ने जैसे उसे और भी चमका दिया था। मामून शमसी अपनी बेटी का हाथ थामने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पास आए। अगले ही पल उन्होंने अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई तो उस घमंडी हसीना ने अपनी नाजुक हथेली अपने पापा के हाथ में रख दी। लाइट म्यूजिक के साथ दोनों नीचे सीढ़ियां उतरने लगे। चारों तरफ तालियों की गूंज थी। कैमरामैन उसकी खूबसूरती को अलग अलग पोज में कैद कर रहे थे। तालियों के शोर में उरूज मामून शमसी ने बारबी डॉल वाला केक काटा। उसके फ्रेंड्स आगे बढ़कर उसे बहुत प्यार से विश कर रही थीं, जिसे वो पूरी अकड़ के साथ स्वीकार भी कर रही थी। तभी अचानक लाइट बंद हो गई। ये सब क्या है? नसीर, असबद, अकरम, ये लाइट क्यों चली गई? अभी उनके शब्द मुंह में ही थे कि लाइट वापस आ गई। लेकिन जब उन्होंने अपने पास नज़र दौड़ाई तो अचानक दिल को कुछ हुआ, जैसे दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया हो। उनकी बेटी जो कुछ देर पहले उनके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, अब वहाँ नहीं थी। उरूज, उरूज मेरी बेटी! वो पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढने लगे। हर चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। अचानक से उरूज कहाँ गायब हो गई थी? वो कहाँ गई? किसी को कुछ पता नहीं था। उरूज, वो चिल्लाए, लेकिन उनकी बेटी उरूज कहीं नहीं थी। उरूज को जब होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। दिमाग पर जोर डाला तो सब कुछ याद आने लगा। डर की एक तेज लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। सिर में तेज दर्द था और चक्कर भी आ रहे थे। धीरे धीरे वो अपनी जगह से उठी और अंदाजे से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो लड़खड़ाकर गिर गई। उसे जोर का झटका लगा। उसके एक पैर में जंजीर बंधी थी। उरूज ने उसे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कोई है? प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई है? वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहाँ उसे कैद किया गया था वहाँ कोई जिंदा इंसान था ही नहीं। उसके चारों तरफ घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच वो एक कॉटेज थी। अंधेरे की वजह से उसे यही समझ आया कि शायद रात हो चुकी है। उसे अपने घर की याद सताने लगी, अपने पापा की। आज तो उसका बर्थडे था, अभी तो बस थीम केक ही काटा था, और ये सब। पापा, पापा प्लीज़ कम से मी। वो वहीं ज़मीन पर घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मुझे यहाँ से ले जाइए। वो हिचकियाँ लेते हुए अपने पापा को याद कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था अब किस्मत उसके साथ एक नया खेल खेलने वाली थी।
वो घमंडी लड़की अब अपनी सारी अकड़ खोने वाली थी। काफी देर तक आंसू बहते रहे, तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और उरूज का दिल उछलकर गले में आ गया। वो सांस रोके दरवाजे की ओर देखने लगी। अकरम खान, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, हर हाल में। मामून शमसी इस वक्त गुस्से की इंतहा पर थे। पुलिस की मदद लें, अकरम खान ने सलाह दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं कौन है, क्या चाहता है। यकीनन पैसों के लिए उठाकर ले गया होगा मेरी बच्ची को। वो मासूम है अकरम खान, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हर तरफ अपने आदमी फैला दो। मुझे मेरी बेटी हर हाल में सुबह से पहले पहले सही सलामत वापस चाहिए। सुना तुमने? मामून शमसी के हाथ बंधे हुए थे। वो पुलिस की मदद नहीं ले पा रहे थे। जिसने भी उरूज को किडनैप किया था वो बेहद चालाक और शातिर था, जिसने उनके बिल्कुल पास से उनकी बेटी को इतनी आसानी से उठा लिया था। अगर वो पुलिस की मदद लेते तो वो सब जान जाता और ऐसी हालत में वो उरूज के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। उरूज को एक भी खरोंच आना वो किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उरूज उनकी जान थी, उनका सब कुछ थी। उसके बिना जीने का वो ख्याल भी नहीं कर सकते थे। उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। कब से मोबाइल हाथ में थामे वो उसके कॉल का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन शाम से रात हो गई थी और अभी तक किसी ने भी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। सर, अब तो काफ़ी देर हो गई है, अकरम खान ने चिंता से कहा। तभी मामून शमसी के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। वहां मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए। कॉल स्पीकर पर डालिए, उनके दोस्त साहजेब खान ने कहा। मामून शमसी ने धड़कते दिल से यस कहकर कॉल स्पीकर पर डाल दी। गुड गुड मिस्टर मामून शमसी, पहले राउंड में सफल हो गए आप। बहुत समझदारी से काम लिया है आपने कि आप पुलिस से दूर रहे। अब सेकेंड राउंड शुरू होता है। कल सुबह तक मेरे कॉल का इंतजार करना, लेकिन किसी को कुछ भी बताने की नाकाम कोशिश मत करना और पुलिस से तो बिल्कुल भी संपर्क मत करना अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? खुद पर काबू रखते हुए मामून शमसी ने उसकी बात काट कर पूछा। सुबह 7 बजे मेरे फ़ोन का इंतजार करना और ये याद रखना 24 घंटे मेरी नज़र तुम पर है। जरा सी भी चालाकी दिखाई तो बेटी तो जरूर मिलेगी, लेकिन जिंदा नहीं। कॉल कट गई। हेलो हेलो, मामून शमसी बुरी तरह बेचैन हो गए। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जिस अंदाज में वो आदमी धमकी दे रहा था, उनका दिल किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। सुबह तक का इंतजार उनके लिए जैसे अंगारों पर चलने जैसा था। शाहजेब साहब गहरी सांस छोड़ते रह गए, जबकि मामून शमसी सोफे पर ढह गए। आज उनके कंधे झुक चुके थे। वो एक बेटी के पिता हैं। आज उन्हें इस बात का गहरा एहसास हो रहा था। आंखों से आंसू गिरकर गालों पर बहने लगे। वो किस हाल में होगी, ये सोच मामून शमसी को चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे कुछ ना हो, मामून शमसी बस अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे। उनके दोस्त शाहजेब उन्हें तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनके दिल को किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। उन्हें बस अपनी बेटी चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। दरवाजे से अंदर आने वाले ने दीवार पर लगे एक बटन को दबाया और कमरे में पीली रोशनी फैल गई। उरूज ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और धीरे से हटाकर सामने मास्क पहने खड़े आदमी को देखा। वेलकम टू अ डबल लाइफ मिस उरूज मामून शमसी, उस मास्क वाले आदमी ने कहा तो उरूज की तो सांसें ही अटक गईं। कौन हो तुम? उरूज के गले से मुश्किल से आवाज़ निकली। तुम्हारा डेबिल। वो उसके पास घुटनों के बल बैठा था। उरूज जैसे करंट खाकर पीछे हट गई। क्यों क्यों कैद किया है मुझे यहाँ? डर तो था, लेकिन हिम्मत करके पूछा। वो जानना चाहती थी आखिर उसे यहाँ लाने का मकसद क्या था। वो आदमी उठकर खड़ा हुआ और पॉकेट में हाथ डाले हुए दूर चला गया। कुछ डिमांड्स हैं मेरी तुम्हारे बाप से, पूरी होते ही तुम्हें छोड़ दूंगा। दीवार की तरफ रुख किए वो ठंडे लहजे में बोला। कैसी डिमांड? देखो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम मेरे पापा से जितने पैसे कहोगे वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। कहते हुए उरूज के गालों पर आंसू बह निकले। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर ही लूँगा, तुम बस यहाँ सुकून से रहो। अब की बार वो पलट कर बोला तो उरूज को गुस्सा आ गया। अगर तुम्हारी डिमांड पैसे ही हैं तो मांग लो जितने चाहिए, मेरे पापा मुझ पर सब कुछ वार देंगे। उरूज ने बहुत मान और घमंड से कहा। यही तो देखना है कितना प्यार करता है आखिर वो आदमी तुमसे। देखना चाहता हूँ कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी वारता है या नहीं। उसके रहस्यमयी लहजे पर उरूज अंदर तक सिहर गई। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बात का मतलब क्या है? क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? उरूज को यकीन आया।
मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं, तुम अपने छोटे से दिमाग को ज़्यादा मत थकाओ। चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। नहीं खाना मुझे खाना, समझे तुम? ले जाओ यहाँ से ये खाना। मुझे यहाँ से जाना है अपने घर। अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, सुना तुमने? उरूस चिल्लाई थी। वेरी फनी। भाग जाना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो जेब में हाथ डाले उसका मजाक उड़ाता हुआ हंसा था। लेकिन तुम जानती भी हो तुम कहाँ हो। अब की बार वो उसकी तरफ बढ़ते हुए ठंडे लहजे में बोला और उरूस सन्न रह गई। बस उसे देखती रही। शहर से बहुत दूर एक घना जंगल, और उस घने जंगलों में जंगली जानवरों का होना एक आम बात है। और उस जंगल के बीचों बीच एक कॉटेज, जहाँ इस वक्त तुम हो। तुम शोर मचाओ, चीखो चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, भाग जाओ और जंगल के जानवरों का खाना बन जाओ। मेरा न सही, किसी जंगली जानवर का भला जरूर हो जाएगा। आखिर में अपनी बात कहकर वो उसे अच्छा खासा डरा चुका था। एक पल के लिए रुककर उसने सामने खड़ी लड़की के डरे हुए चेहरे को देखा था, जो अभी कुछ देर पहले बड़ी बहादुर बन रही थी, लेकिन जानवरों का नाम सुनते ही उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ा था। अब उसके होठों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कान आई थी और वो वहाँ से निकलने लगा। रुको, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। नामुमकिन। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि जब तक मैं अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता तुम मेरी कैद से छूट सकती हो। ये कहकर उसने अपने कदम दोबारा से दरवाजे की ओर बढ़ाए थे और उरूश का दिल बुरी तरह धड़क उठा था उसे जाते हुए देखकर। सुनो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़ अंधेरा मत करना। उरूश रोते हुए अपनी कमजोरी उसे बता गई थी। एक पल को वो रुका, अपनी गहरी काली आंखों से उस मासूम के रोते चेहरे को देखा। उसका दिल उसकी ओर खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल दिल को सख्त करते हुए जोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। लेकिन लाइट बंद नहीं की। इतना एहसान वो उरूश पर कर गया था। उरूश वहीं एक कोने में बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। हिचकियों से रोते हुए उसे अपने पापा याद आ रहे थे। सुबह 7 बजे के करीब उसका नंबर दोबारा कॉल आया था। उसने मामून शमसी से 500 करोड़ की डिमांड की थी। 500 करोड़ मतलब उनकी पूरी जायदाद, उनका बिजनेस, उनका घर, सब कुछ। मामून शमसी गहरी सोच में चले गए। उन्होंने फौरन अपनी जायदाद का अंदाजा लगाया, जो लगभग उतनी ही बनती थी। मामून शमसी ने अपना सिर सोफे की बैक से टिका लिया। इसका मतलब यही था, वो शातिर पहले से ही सब कुछ पता कर चुका था। मामून साहब ने उससे वक्त मांगा। इतनी सारी जायदाद और बिजनेस वगैरह सब कुछ बेचना आसान न था, और वो अपनी बेटी की खातिर सब कुछ करने को तैयार हो गए थे। उन्हें बस अपनी उरूश वापस चाहिए थी। सुबह का उजाला फैला तो दरवाज़ा खुला। वो मास्क वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में अब नाश्ते की ट्रे थी, लेकिन नज़र टेबल पर गई। रात का खाना टेबल पर वैसे ही रखा था। उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था, और उरूश जमीन पर घुटनों के गिर्द हाथ लपेटे बैठी थी। उस आदमी को सख्त गुस्सा आया और वो उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं? खाना क्यों नहीं खाया? मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ क्या, जो तुम्हारे लिए खाना लाकर तुम्हारे आगे सर्व करता हूँ और तुम उसे हाथ भी नहीं लगाती? उसने उरूश को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, लेकिन अगले ही पल बुरी तरह ठिठका। उरूश को बहुत तेज बुखार था। वो परेशान हो गया। उसकी आंखें भी बंद थीं। डैम, इसे क्या हुआ? हेलो, सुनो उरूश, आंखें खोलो। उसने उसका गाल थपथपाया। उरूश मुश्किल से आंखें खोलती हुई उस मास्क वाले को अपने करीब झुका देखकर एकदम डरकर पीछे हटी थी। नहीं, मुझे मत छूना। शायद वो कोई सपना देख रही थी और उसी के असर में थी। उरूश को उठता देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक सुकून सा लहराया था। वो गहरा सांस छोड़ता हुआ उठा। अगर तुम चाहती हो कि तुम महफूज रहो और मैं तुम्हें कुछ न कहूँ, तो जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना। उस शख्स ने उरूज के डर का फ़ायदा उठाया। मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम कहोगे, लेकिन मुझसे दूर रहो। वो रोते हुए पीछे हटी। शायद वो रात भर रोती रही थी, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें रोने की वजह से गुलाबी हो रही थीं, और बुखार की तेजी की वजह से दूधिया सफ़ेद चेहरा भी गुलाबी हो रहा था। एक पल के लिए वो इंसान उसके चेहरे से नजरें चुरा गया, लेकिन वो हमदर्दी में आकर अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए अपने दिल को फिर से कठोर बना लिया। ठीक है, ये नाश्ता करो और मैं मेडिसिन देता हूँ, वो खाओ। कुछ भी नहीं कहूँगा, वादा। उरूज ने जोर से हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ते हुए नाश्ते की ट्रे ले ली और ब्रेड का टुकड़ा तोड़ा। न जाने उस शख्स को क्या हुआ कि बिना पलक झपकाए वो उरूज को देखता चला गया। उस लड़की में उसे अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और एकदम से उसकी धड़कन तेज हो गई। उरूज ने अपनी पलकों को उठाकर उसे देखा कि उसी पल उस मास्क वाले ने रुख मोड़ लिया।
मैंने खा लिया, बच्चों की तरह कहती वो शख्स के दिल को बेईमान कर रही थी। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। उरूज ने गाल पर आए आंसू पोंछे। कुछ ही देर में वो वापस आ गया। बुखार की टैबलेट उसे पकड़ाता हुआ पानी का गिलास भी उसकी ओर बढ़ा दिया। उरूज ने उसे हैरत से देखा। उस मास्क के पीछे छिपे चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके होठों और गहरी काली आंखों के सिवा कुछ नजर न आया। ऊपर बिस्तर पर जाओ, उसने हुक्म दिया। वो खामोशी से उठकर बिस्तर पर चली गई। उसे भी बिस्तर की जरूरत महसूस हो रही थी। बहुत ज्यादा थकावट और तेज बुखार ने उसके होश उड़ा दिए थे। एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मुझे उठाकर लाए हो और मेरा ख्याल भी रख रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारे पेशे वाले लोग तो बहुत निर्दयी और बुरे होते हैं, लेटते हुए धीरे से उस शख्स से पूछा। क्योंकि तुम सोने की चिड़िया हो। तुम्हारे होते हुए ही तुम्हारे बाप से अपनी सारी डिमांड्स पूरी करवाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा काम तो खराब हो जाएगा ना। न जाने क्यों वो उसे सफाई देने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? उरूज ने धीमे लहजे में पूछा। अब उसे उस इंसान से डर नहीं लग रहा था। वो जानती थी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका मकसद कुछ और था। डेविल, उसकी तरफ देखते हुए सख्ती से कहते हुए वो बाहर निकल गया। डेविल। दरवाजा बंद होने की आवाज़ पर उसने करवट बदली और आंखें मूंद लीं। सब कुछ बहुत आराम और बिना किसी रुकावट के हो गया था। उन्हें एक ऐसा बंदा मिल गया था जिसने उनसे सब कुछ खरीद लिया था। लेकिन वो कौन था? अचानक कहाँ से आ गया? मामून साहब नहीं जानते थे। शाम तक अपना सब कुछ सेल आउट करते हुए वो सारी रकम बैग्स में डलवा चुके थे। कंपनी के कुछ शेयर बचे थे, लेकिन फिर भी उनकी रकम पूरी हो गई थी। वो अब उस आदमी के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे। उसने शाम का कहा था कि वो कॉल करेगा, लेकिन अभी तक दूसरी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया था। मामून साहब परेशानी और बेचैनी के आलम में चक्कर लगा रहे थे और बुरी तरह बेचैन होते हुए बस एक ही दुआ कर रहे थे, ऐ खुदा मेरी बच्ची को कुछ ना हो। कैसी हो? नाश्ता देने के बाद वो अब आया था। उरूज उसके लाए हुए ट्राउजर और टी शर्ट पहने हुए थी और बिस्तर में ही दुबकी हुई थी। इतनी छूट की थी डेविल ने कि उसके हाथ नहीं बांधे थे, क्योंकि कल ही वो यहाँ से भागने की कोशिश में खुद को चोट पहुंचा चुकी थी। उसके कंधे पर सख्त चोट आई थी और अब उस चोट का दर्द सहना उरूज के लिए मुश्किल हो रहा था। वो तो बहुत नाजुक सी थी। एक कांटा भी चुभ जाता तो घर के सारे नौकरों की जान हलक में आ जाती थी। पूरे घर को सर पर उठा लेती थी। कैद करके पूछते हो कैद होकर कैसी हूँ? उरूज ने तंज किया। डेविल ने अपना रुख बदला। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। तुम्हारे जख्म की ड्रेसिंग करनी है। डेविल आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ। खबरदार जो मेरे करीब भी आए। तुमने वादा किया था मुझसे कि अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी तो तुम मेरे करीब भी नहीं आओगे। मुझे बता दो, मैं खुद कर लूँगी। उरूज के माथे पर बल पड़े। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लोगी तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। डेविल ने अब उसे बातों में उलझाया। फायदा? तुम मुझे कैद करके मुझे फ़ायदा दोगे? मुझे जो ये इतनी ज़्यादा चोट आई है ना, तुम्हारी वजह से आई है। न तुम मुझे कैद करते, ना मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती, और ना मुझे ये चोट लगती जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। माथे पर बल डाले वो उसे घूरते हुए बोली। अपने पापा से बात करना चाहती हो? डेविल ने बार ही बड़ा सख्त किया था कि उरूज का दिल जोरों से धड़का। क्या तुम वाकई मेरी बात? उरूज की पलकों में नमी उतर आई। अगर मेरी बात मानी तो सोच सकता हूँ इस बारे में, लेकिन तुम तो नहीं मानोगी तो छोड़ो। डेविल वापस जाने के लिए मुड़ा। नहीं रुको, मैं तैयार हूँ। उरूज ने फौरन हामी भरी। डेविल के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, लेकिन उरूज देख न सकी क्योंकि वो मास्क में था। वो आगे बढ़ा और उसकी शर्ट को कंधे से नीचे सरकाया। जख्म पर नज़र जमाए वो उसकी ड्रेसिंग चेंज कर रहा था, जबकि उरूज ने आंखें मीची हुई थीं। दर्द जो कुछ कम हो चुका था फिर से ताज़ा हो गया। आंखों में जब्त के बावजूद आंसू आ गए, जबकि डेविल अपना काम जल्दी ही ख़त्म करता पीछे हटने लगा। उरूज ने दूसरे हाथ से शर्ट ऊपर की। ये ठीक कब होगा? रुंधे लहजे में पूछा। हो जाएगा ठीक। डेविल को उसके आंसू न जाने क्यों बुरे लगने लगे थे। तुम्हारा नाम क्या है? उरूज के अचानक सवाल पर वो जो जा रहा था रुका, लेकिन पलटा न था। डेविल। असली नाम पूछा है, उरूज ने जोर देकर कहा। मुझे सब डेविल के नाम से ही जानते हैं, तुम भी यही याद रखो। डेविल ने सख्ती से कहा तो वो मुंह बिसूर कर चुप हो गई। सर, कोरियर आया है। मामून शमसी जो कब से उस आदमी के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे, कोरियर देखते ही ठिठके। किसने मंगवाया है? मामून शमसी ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और फिर उस पैकेट को खोला। उसमें से कुछ तस्वीरें निकलीं।
मामून शमसी उन तस्वीरों को देखते ही सकते में आ गए। हर तस्वीर में उनकी बेटी थी, हाँ, उनकी इकलौती बेटी, जो कि बंधी हुई थी और आंसू लगातार बह रहे थे। आंखें फरियाद कर रही थीं कि मुझे यहाँ से ले जाएं। दो खामोश आंसू बहकर मामून शमसी के उन तस्वीरों पर गिरे थे। वो अपने दिल को सख्त किए उन तस्वीरों को देख रहे थे कि तभी फ़ोन की बेल बजी। मामून शमसी ने कॉल रिसीव की। कैसी लगी बेटी की तस्वीरें? तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। उनकी तड़प पर सामने वाला खुश हुआ। मिल जाएगी, मिल जाएगी। आज तस्वीरें मिली हैं, कल बेटी भी मिल जाएगी। याद रखना, जितनी ये बात राज रहेगी तुम्हारी बेटी उतनी ही सेफ रहेगी। मेरी अगली कॉल का इंतजार करो। साथ ही फ़ोन बंद हो गया। मामून शमसी बेबसी से सोफे पर ढहसे गए। सब कुछ देने को तैयार थे वो, लेकिन वो आदमी चाहता क्या था वो समझ नहीं पा रहे थे। अब तो खोल दो मेरे हाथ। उरूज सुबह से कुर्सी पर बंधी हुई थी और वो तो उसके हाथ बांध कर उसकी तस्वीरें बनाकर सुबह का गायब था और अब वापस लौटा था। उरूज को अब अपने ऊपर तरस और सामने वाले पर गुस्सा आ रहा था। डेविल ने आगे बढ़कर उसके हाथ खोल दिए। उरूज ने अपनी दुखती कलाइयों को देखते हुए हाथ की पीठ से अपने आंसू साफ किए। तुम एक बेहद घटिया इंसान हो, वो गुस्से से फुनकारी। तुमने अभी मेरा घटियापन देखा कहाँ है? डेविल ने उसे बालों से पकड़ा, उसका चेहरा ऊपर की ओर करता हुआ उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ वो भी फुनकारा था। एक पल को तो उरूज का दिल सूखे पत्ते की तरह लड़ जा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर नफरत ही नफरत थी। हाँ, हो तुम घटिया इंसान, और ये बात आज तुमने खुद अपने मुंह से भी स्वीकार कर ली। मैं डरती नहीं तुमसे। कुछ ज़्यादा ही पर निकल रहे हैं। लगता है कुछ दिन भूखा ही रखना पड़ेगा तुम्हें, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। डेविल ने उसे झटके से पीछे धकेला और बाहर निकलता दरवाज़ा लॉक कर गया, जबकि उरूज के खामोश आंसू अब तेज रफ्तार से बहने लगे थे। कल तक तो उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा था, लेकिन आज उसका ये रूप एकदम से बदला हुआ सा था। उरूज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उंगलियों पर दिन गिनना शुरू कर दिए। 4 या 5 दिन हो गए थे उसे इस कैद में रहते हुए। हमेशा की लापरवाह लड़की, उसने इस बात को गहराई से सोचा ही नहीं था कि वो 4 दिन से घर से लापता थी, एक अनजान आदमी की कैद में थी। जब यहाँ से छूट कर जाएगी तो लोगों को क्या जवाब देगी? पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ था। हर कोई उसकी तरफ उंगली उठाएगा। कैसे वो लोगों की शक भरी निगाहों का सामना करेगी? क्या उसके पापा की वो इज्जत, वो सम्मान वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? जब उनकी जवान बेटी 4 दिन एक अनजान गैर आदमी के साथ टाइम गुजार कर वापस आएगी तो उनका सर शर्म और बेबसी से झुक जाएगा। पहली बार उसका दिल ये सब कुछ सोचकर धक से हुआ था। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? डेविल ने गुस्से से कामरान के हाथ से सामान लेते हुए कहा। आपको ये सब देना जरूरी था, इसीलिए। उसकी नज़रों ने इधर उधर कुछ तलाशना चाहा। ठीक है, अब निकलो यहाँ से। डेविल को उसकी वहाँ मौजूदगी सख्त नापसंद आ रही थी। वो एक नंबर का अय्याश इंसान था, पर उसे रखने की वजह उसके पापा थे और वो वैसे भी डेविल से डरता था। हाँ, जा रहा हूँ। शैतानियत से मुस्कुराता हुआ वो कॉटेज से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद डेविल अंदर कमरे में आया, लॉक खोला और उरूज के पास रूम में आया। ये लो, ये सब सामान। बहुत जल्द तुम्हारे यहाँ से जाने का इंतजाम हो जाएगा। मास्क पहने डेविल ने उसे अपनी तरफ से खुशी की बात बताई, लेकिन उसका चेहरा बेअसर रहा। लगता है जाने की खुशी नहीं हुई तुम्हें। वो तंज से उसके करीब बैठा था। क्या तुम मुझे यहीं नहीं रख सकते हमेशा के लिए? न जाने उरूज के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या मतलब? डेविल का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे यहाँ कितने दिन हो गए हैं? उरूज ने संजीदगी से पूछा। लगभग 4 दिन से ऊपर। डेविल ने उसके चेहरे से उसके अंदर का हाल जानने की कोशिश की। मुझसे निकाह कर लो। न जाने कितने दर्द से वो ये बात बोली थी कि डेविल सन रह गया। एक झटके से पीछे हटा। क्या बोल रही हो? होश में तो हो। डेविल को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। वो जो लड़की घर से इतने दिन तक गायब रहे, समाज में उसका क्या मकाम होगा? उरूज की बात पर डेविल उसे देखता चला गया। कौन अपनाएगा मुझे? मेरे पापा। किस किस को जवाब देंगे? प्लीज़ मेरे हाल पर रहम करो। उरूज ने हाथ जोड़ दिए। डेविल को आज उसके आगे अपना आप एक मुजरिम सा लगा। वो उड़ता हुआ उसकी तरफ से रुख पलट गया कि तभी उरूज ने एक तेज धार वाला चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया, जो उसी के पास से बहुत आराम और सावधानी से उसने निकाला था। डेविल इस अचानक वार के लिए तैयार नहीं था। तड़प कर मुड़ते हुए बेयकीनी से उरूज को देखा। उरूज उससे दूर हो गई, जबकि अब भी डर रही थी। डेविल की आंखों में बेयकीनी देख एक पल को उरूज को अपना दिल
सूखे पत्ते की तरह कांपता हुआ महसूस हुआ। लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को हक पर मानते हुए डेविल को धक्का दे चुकी थी। डेविल दूर जाकर गिरा। शायद उसे रूज की बातों से ज्यादा उसके वार ने ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी, वरना वो इतना कमजोर न था कि रूज की एक बार से ढह जाता। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे निकाह करूंगी? मेरे पापा मेरे मुहाफिज हैं, समझे तुम? अब मरो यहीं पर। उरूज गुस्से से कहती वहां से फौरन निकली थी। वो नहीं जानती थी उसे कहाँ जाना है, लेकिन उसे बस वहां से निकलना था। उसे और इस कैद में नहीं रहना था। वो रोती जा रही थी और भागती जा रही थी। एक पल को उसके कदम डगमगाए और वो गिरी थी। अचानक से उसे डेविल का ख्याल आया। पलटकर पीछे देखा, कोई ना था, लेकिन आंसू बहते जा रहे थे। बार बार आंखें रगड़ती, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब भी उसके पीछे कोई नहीं था। कहीं कहीं वो मर तो नहीं गया? ये सोचते ही उसका दिल बुरी तरह कांप उठा था। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि एक शख्स को मरता हुआ छोड़ आई? एकदम से उरूज के कदम थमे। उसने भागना चाहा, लेकिन उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। रह रहकर उसे डेविल की फिक्र सता रही थी। मैंने उसे मार दिया। वो अपने हाथों को देखकर कांपने लगी। उसे लगा आसपास के सारे पेड़ उसके ऊपर आ गिरे हों। वो ऊपर आसमान को देखती अपने होश बहाल करने की कोशिश कर रही थी कि एकदम किसी के धक्का देने से कच्ची सड़क पर जाकर गिरी। पलटकर देखा, उसे लगा डेविल उस तक पहुंच गया है, लेकिन ये तो कोई और था। अरे वाह, क्या मक्खन मलाई छुपाकर रखी है डेविल ने। कमाल चीज है वही तो। कामरान शैतानियत से मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा, जबकि उरूज को लगा सातों आसमान उस पर आकर गिर गए हों। अब आएगा मजा। अपने होठों पर जबान फेरते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और फिर अपनी शर्ट को दूर फेंक दिया। धीरे धीरे वो उरूज की ओर बढ़ा। उरूज जमीन पर ही कोहनियों के बल पीछे को हटी। उसे सही मायनों में अब अपनी इज्जत का डर लगने लगा था। इतने दिन तक वो डेविल की कैद में रही थी, लेकिन एक दिन भी उसने उरूज के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की थी। छूना तो दूर की बात, उसकी नज़रों में भी उसके लिए इज्जत और सम्मान होता था। और अब ये दरिंदा, वो उस पर झुका। मामून शमसी नींद में थे कि अचानक घबराकर उठ बैठे। बेटी की तरफ ध्यान चला गया। या अल्लाह, वो मासूम है, उसकी हिफाजत करना। गुनहगार तो मैं हूँ। जो सजा देनी है मुझे दे देना, उसे कुछ ना हो। वो दरिंदा जैसे ही उस पर झुका, उरूज ने मुट्ठी भरकर मिट्टी उसकी आंखों में डाल दी। वो इस अचानक आफत पर बौखला गया। आंखें रगड़ता हुआ वो पीछे हटा। उरूज ने इसी बात का फायदा उठाया और उसे धक्का देती हुई वहां से उठकर वापस उसी रास्ते की ओर भागी जहां से आई थी। वो शख्स भी उसके पीछे लपका। उरूज ने पीछे मुड़कर देखा, वो उसी के पीछे आ रहा था। या अल्लाह मदद! उसने दिल से आसमान की तरफ देखते अपने रब को पुकारा कि तभी वो सामने किसी से टकराई। सामने वाले ने उसे एक हाथ से थामा। उरूज ने सिर उठाकर देखा तो सामने मास्क पहने डेविल मौजूद था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। एक पल को तो उरूज भी डरकर कदम पीछे ले गई। वो आदमी इस तक पहुंच चुका था। उससे पहले कि वो उरूज को छूता, उसने डेविल को देख लिया था और सख्त डर गया। घबराहट के मारे उससे बोला न गया। वो जानता था अब डेविल उसे नहीं छोड़ेगा। अपना दिमाग लड़ाने लगा। किसी न किसी तरह उसे डेविल को अपने हक में करना था। वो डेविल के एक हाथ की मार था। ये जानते हुए कि डेविल जख्मी है, वो फिर भी उससे डर रहा था। देखो डेविल, इस लड़की को मुझे दे दो। इसने इसने तुम पर वार किया है, तुम्हें मारने की कोशिश की है। उसे अब दोनों मिलकर बताएंगे कि वार करना कैसा होता है। आज इसे बता देंगे कि हम क्या चीज़ है। दोनों भाई भाई मिलकर। कामरान ने उसे एक आंख मारी थी। उरूज ने दहलकर दोनों की ओर देखा। उसे यकीन न आया कि डेविल कुछ इस तरह का करेगा, लेकिन जो वो डेविल के साथ कर चुकी थी, कुछ भी दूर नहीं था कि वो उसकी बात मान लेता। उरूज की आंखें भीगने लगी। डेविल बिना पलकें झपकाए बस कामरान को देखे जा रहा था। उसकी कमर पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसने चाकू निकाल लिया था और खून को बंद करने के लिए कपड़ा बांधा था। डेविल की खामोशी कामरान को लड़ जा रही थी। डेविल, मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा। वैसे भी ये लड़की इतने दिन से यहाँ पर कैद है, ऐसे ही वापस भेज देगा क्या? थोड़ा मजा कर लेंगे दोनों भाई मिलकर, तो क्या हो जाएगा? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ। अभी उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि डेविल ने कामरान का गला अपने हाथों से पकड़ लिया। उसके बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए थे। उसका सांस रुकने लगा। वो फड़फड़ाया, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन डेविल के हाथ से निकलना नामुमकिन था। वो शिकारी की तरह दुश्मन पर झपटता था और दुश्मन की सांस उस पर हराम कर देता था। उरूज बस देखती रह गई।
उसे यकीन नहीं आया कि डेविल उसके लिए खड़ा हो सकता है। कामरान की सांस थम गई थी। डेविल ने झटका देकर उसे जमीन पर फेंका। उरूश ने मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों का गला घोंटा। वो पलटा। उरूश उसे देखकर डर गई। वो उसका चेहरा आज भी नहीं देख पाई थी, लेकिन उसकी आंखों का सर्दपन उसे डरा रहा था और उसका शरीर कांपने लगा। उसके पास आते हुए वो उसे देखकर गरजा। जाना चाहती हो ना? जाओ, वो रहा रास्ता और ये रही कार की चाबी। उसकी हथेली पर कार की चाबी रखते हुए वो पीछे हटा था। आज से तुम आज़ाद हो। कहने के बाद वो रुका नहीं, पलटा नहीं। वो अपना उद्देश्य आज ख़त्म कर रहा था। वो और इस लड़की को उसके बाप के किए की सज़ा नहीं दे सकता था। अगर आज इस लड़की की इज्जत पर आँच आ जाती तो वो पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। उरूश उसे जाता देखती आंखों में आंसू ले आई। उसकी पीठ से अब भी खून बह रहा था। क्या वो सिर्फ मुझे बचाने आया था? मुझे सज़ा दिए बिना, साथ ले जाए बिना कैसे छोड़ गया वो मुझे? क्या वो सच में मुझे आज़ाद कर गया? चाबी ली उरूश ने सोचते हुए उसकी कार को देखा और कार की ओर बढ़ी। साथ में हिचकियों से रोए भी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों वो रो रही है। आज उसे आज़ादी मिल गई है तो क्यों वो खुश नहीं? उसके चलने में तेजी आ गई। वो भागती हुई कार तक पहुंची, अपने आंसू पोंछे और कार स्टार्ट कर दी। कार के स्टार्ट होने की आवाज़ डेविल ने आसानी से सुनी थी और उसके कदम एक पल को रुके। लेकिन जब खुद आज़ादी दे आया था तो फिर उम्मीद कैसी, मांग कैसी? सिर झटकता वो वापस कॉटेज में आया। गहरा सांस बाहर करता वो सोफे पर बैठा, टेक लगाने लगा कि कमर पर दर्द की एक गहरी टीस उठी। जाने वो दर्द का जख्म था या फिर दिल का। धीरे से आगे बढ़ता वो दर्द सहता हुआ आगे को झुका कि खट की आवाज़ पर चौंका। सामने ही वो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। डेविल को सुखद हैरानी हुई, लेकिन वो उसे इग्नोर कर गया, जैसे देखा ही ना हो। और वो घमंडी लड़की अपने मासूम दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी मदद के लिए आई थी। वो घमंडी जरूर थी, लेकिन किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। और इस आदमी की तकलीफ का कारण तो वो खुद थी। कैसे उसे तकलीफ में छोड़ देती, जबकि जख्मी हालत में इस आदमी ने उसकी इज्जत बचाई थी। डेविल ने आगे होते हुए अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ रखी, जबकि मास्क अब भी पहना हुआ था। उसकी कमर पर बंधे कपड़े से खून अब भी बाहर टपक रहा था। डेविल ने कपड़ा खोला, गहरा कट था। एक पल को दूर खड़ी उरूश भी कांप गई। पास पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर वो अपने जख्म पर कोई दवाई लगाने लगा और उरूश के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़े थे और उसके पीछे सोफे पर बैठती उसके हाथ से रुई ले ली और उसका जख्म साफ करने लगी। आंसू थे कि लगातार गिरते जा रहे थे। डेविल के लब से जरा सी भी आवाज़ नहीं निकली। मतलब क्या उसे दर्द नहीं हो रहा था? उसके जख्म पर अब वो डेविल की दी हुई कोई दवाई लगा रही थी। चोट उसे लगी थी, लेकिन उरूश को लग रहा था तकलीफ उसे हो रही है। दवाई लगाने के बाद उसकी कमर पर बैंडेज करते हुए वो उसके पास हुई, लेकिन डेविल ने एक बार भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा और ये बात उरूश को बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। वो उससे नाराज़ था और इसीलिए उसे देख भी नहीं रहा था, लेकिन उसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा था? डेविल की नाराज़गी उसे चुभ क्यों रही थी? अपनी इस हालत को वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी तवज्जो पाने के लिए बैंडेज पूरी करती उरूश का हाथ उसके मास्क की ओर बढ़ा। वो उसे उतारने लगी कि एकदम से डेविल ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। वो ठिठक कर रुक गई। दोनों की नज़रें पल भर को मिली। दोनों का दिल एक ही धड़कन पर धड़क रहा था। खुद पर काबू पाते हुए डेविल उठा और कमर से दूसरी शर्ट निकालकर मुश्किल से पहनने की कोशिश करने लगा। दवाई लगाने से अब उसका वो हिस्सा सुन्न हो गया था और उसे हाथ हिलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रही थी। उरूश ने आगे बढ़कर इंसानियत के नाते उसकी मदद की। शर्ट पहनते हुए वो फिर से पीछे हटा था और उसका कतराना उरूश को और भी गुस्सा दिला रहा था। क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हो? उसके सामने आते हुए वो उस पर बरस पड़ी। डेविल ने अब भी कोई जवाब न दिया और चेहरा मोड़ लिया। सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम डेविल? डेविल ने उसे खींचकर खुद के करीब किया। उसके बाकी के शब्द डेविल के गुस्से की नज़र हो गए। क्यों वापस आई हो? एक ही सवाल किया था उसने, जिसका जवाब उरूश के पास नहीं था। जानती हो तुम्हारा वापस आना तुम्हें किस मुसीबत में डाल सकता है? तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ठंडी आवाज़ में कहते हुए वो उससे दूर हट गया था। सिर्फ हमदर्दी की वजह से आई हूँ, बल्कि कह सकते हो एहसान उतारने। उरूश के शब्द पर डेविल ने बिना बेयकीनी से उसे देखा। आज मैंने तुम पर वार किया, फिर भी तुमने मुझे उस आदमी से बचा लिया। उसका एहसान तो उतारना ही था ना? धीरे से कहती वो डेविल को तंजिया हंसी हंसने पर मजबूर कर गई और फिर आखिर में ठाका लगाता
वो उसकी ओर देखने लगा, जो हैरान होकर उसे हंसते हुए देख रही थी। तुम्हें लगता है डेविल को किसी की हमदर्दी या मदद की जरूरत हो सकती है? उसने तीखे अंदाज में पूछा। नहीं हो सकती, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया। और उसने कंधे उचकाए। ठीक है, हो गया तुम्हारा फर्ज पूरा, अब जाओ यहाँ से, संजीदगी से कहते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ा। तुम जानते हो मुझे रास्ते का ज्ञान नहीं है और मैं अकेली जा भी नहीं सकती। तुम मुझे लाए थे और तुम ही वापस छोड़ कर आओगे, समझे तुम? और उसने धौंस जमाने वाले अंदाज में कहा। अगर ऐसा करना होता तुम यहाँ से भागती नहीं, जबकि मैंने तुमसे कहा भी था कि अब तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझ पर वार किया। डेविल सख्त गुस्से में भरा पड़ा था। और अब तुम चाहती हो कि तुम्हें मैं वापस छोड़ कर आऊँ? जस्ट गो टू हेल। डेविल ने उसकी कलाई थामी और कॉटेज से बाहर निकाल दिया। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो चिल्ला रही थी। लेकिन डेविल ने भी बिना किसी लिहाज के उरूज को पकड़कर बाहर निकालकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो खिड़की की ओर आई। दरवाजा खोलो डेविल, इस जंगल में तुम मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। वो खिड़की पर हाथ जोर जोर से मारती हुई चिल्ला रही थी। सर्द हवाएं उसे और भी हौला रही थी। डेविल दरवाजा खोलो, वो पूरी ताकत से चिल्लाई थी। चारों ओर घना जंगल देखकर वो और भी ज्यादा डर रही थी कि तभी अचानक से बारिश की तेज बौछार ने उसे पूरी तरह भिगो दिया। वो बारिश से बचने के लिए कांपती हुई कॉटेज की शेड के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हो गई। अपने आसपास हाथों को लपेटे वो तेजी से बरसती बारिश को देखती अपने आंसू भी बहा रही थी, जो बारिश के साथ मिलकर बेमोल होते जा रहे थे। उसने अब डेविल को पुकारने का इरादा छोड़ दिया था। उसे अपने हाल पर अब रहम आ रहा था। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में कितना बेबस हो जाता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वो दिल ही दिल में डेविल की तकलीफ पर शर्मिंदा भी हो रही थी और वापस लौट भी आई थी, लेकिन अब वो खुद तकलीफ में थी। ऊपर से बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब वो बैठी बैठी कांप रही थी। सर्दियों की बारिश से तो वो वैसे ही भी दूर भागती थी। आज उसे उन गरीब लोगों का भी एहसास हुआ जिनके पास रहने को घर नहीं होते और वो झोंपड़ी में रहने पर मजबूर होते हैं। उनके बच्चे, उनका सामान, कैसे रहते होंगे वो लोग। सब सोचों ने उसके दिमाग का रुख किया हुआ था कि उसे अपना नरम बिस्तर याद आया। इतनी तेज बारिश में वो हमेशा बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़े हुए हॉरर मूवी देखती थी। साथ में पकौड़े और मूंगफली का दौर चलता था। हॉरर मूवी? अब अचानक से दिमाग में सोचों का धारा बदल गया था। सब हॉरर मूवीज उसके दिमाग में एक एक करके छाने लगी थीं। सिर झुकाए घुटनों में मुंह दिए वो बैठी अब हरकत में आई। कॉटेज के बाहर एक छोटा सा बल्ब रोशन था, जो वहां का कुछ हिस्सा रोशन किए हुए था और अजीब सा डरावना दृश्य पेश कर रहा था। उसे अब सच में डर लगने लगा। अपने दाएं बाएं देखा, उसे लगा अभी कोई जिन्न भूत इस तरफ आ जाएगा। हिम्मत करती हुई वो उठी और मरे हुए कदमों से लरसते हुए शरीर के साथ बारिश में भीगती एक बार फिर दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई। डेविल! उसकी आवाज में भी डर था। अब वो बाकायदा रोने लगी थी। उसकी सांसें भी रुकने लगी थीं, जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो। इससे पहले कि वो लुढ़क कर गिरती, दरवाजा खुला था और डेविल ने उसे गिरने से पहले थाम लिया और खींचकर अंदर किया था। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। अंदर आते ही हीटर ऑन होने का एहसास हुआ। पूरा कॉटेज गर्म था। बाहर जितनी ठंड थी, अंदर का तापमान उतना ही गर्म था। उरूज को शांति सी आई। उसने धीरे से आंखें मूंद लीं। उरूज, उरूज! डेविल ने उसके गाल को थपथपाया। वो जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, दवाई लेते बिस्तर पर पड़ते ही सो गया था। उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई कि उसने उरूज को बाहर निकाल दिया था। अचानक से तेज हवा ने जब खिड़की के पट खोले तो वो आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हुआ और उसे बंद करते हुए उसकी नज़र उरूज पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी उसे ही पुकार रही थी। सारी नींद भग से उड़ गई। उन्हीं कदमों वो बाहर की ओर भागा था, लेकिन फिर वापस पलटा, अपना मास्क पहना और दरवाजा खोला और उसे गिरने से पहले ही थाम लिया। उसे लेकर अंदर आ गया। वो नींद की हालत में थी, जैसे जागी जागी सी या फिर सोई सोई सी, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। डेविल उसका गाल थपथपा रहा था। उसे उसके कमरे तक लाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे। डेविल ने फिर से उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर अब ठंडा पड़ा था। उसे समझ न आया कि वो इतना बेरहम कैसे हो गया, क्यों भूल गया उसके बारे में। आगे को झुकता हुआ वो उसे उठाने की एक बार फिर कोशिश करने लगा। उरूज, उठ जाओ यार, कपड़े चेंज कर लो। गीले कपड़ों में तुम्हें और भी ठंड लगेगी, बीमार भी पड़ जाओगी। इसलिए फटाफट उठो और कपड़े चेंज करो, वरना मुझे करने पड़ेंगे। उसके कान में धीरे से कहता हुआ वो उसके 14 तबक रोशन कर गया।
आधी बेहोशी की हालत में भी वो डेबिल की ये बात पूरी तरह सुन चुकी थी। खुद को संभालते हुए उसने डेबिल को अपने दोनों हाथों से दूर धक्का दिया था। हाथ से पीछे करती हुई वो डेबिल को बेहद कमजोर सी लगी थी। होंठ नीचे वो उठता उसके कपड़े निकाल कर लाया और उसके पास रखे। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है, मैं आऊँ तो कपड़े चेंज हों, वरना तुम जानती हो कि आगे मैं क्या करूँगा। वो उसे सख्ती से वार्न करता बाहर निकलता दरवाज़ा बंद कर गया। ठीक 10 मिनट बाद वो वापस लौटा तो वो बिस्तर पर बैठी आधी आंखें खोले अपनी फ्रॉक की जिप बंद करने की कोशिश में परेशान होती तकिए पर सिर गिराकर आंखें बंद कर गई। वो उसके पास आया, उसके माथे पर हाथ लगाकर चेक करता हुआ परेशान हुआ, क्योंकि उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ रहा था और होंठ भी नीले हो रहे थे। या अल्लाह, मैंने क्यों ये लापरवाही बरती, क्यों भूल गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। पूरे कॉटेज में हीटर ऑन था, इसके बावजूद उरूश ठंड से कांप रही थी। उसने थोड़ा सा करीब होते हुए उसके फ्रॉक की जिप ऊपर कर दी और फिर उसने 2 मोटे गर्म कंबल भी उरूश के ऊपर डाल दिए और उसके पास बैठ गया। उसके हाथ पर अपने हाथों से मालिश करने लगा ताकि उसे गर्माहट मिल सके। उरूश ने उसका हाथ थामे अपने सिर के नीचे रख लिया। डेबिल उसके करीब होते हुए झुका था, लेकिन खुद को उससे हद से ज़्यादा दूर रखा था। जबकि वो उसके और भी करीब होती उसके सीने में मुंह छुपाने लगी। डेबिल ने दिल की भागती धड़कनों को संभाला था। वो जज्बातों का गुलाम नहीं था। वो जानता था इस वक्त वो लड़की होश में नहीं है, लेकिन वो खुद होश में था और वो अपनी हद जानता था। धीरे धीरे उरूश को पीछे करता हुआ वो उठने लगा, लेकिन उरूश ने आगे बढ़ते हुए डेबिल के सीने में अपना मुंह छुपाते हुए उसकी बाहों में पनाह ले ली। डेबिल ने सख्ती से आंखें मूंदी। होंठ भींचते हुए उसने उरूश का सिर थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसकाकर अपनी बाहों में रखा, लेकिन वो फिर भी उसके साथ चिपक गई। इस पर डेबिल तो अपनी कमर के घाव को भी भूल गया था। दिल में उठता दर्द ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। बेड के सिरहाने के साथ टेक लगाकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। अब उसकी सारी रात आंखों में ही कटने वाली थी। उस आदमी ने आज उनकी बेटी को उनके हवाले कर देना था। उसके कहने के अनुसार मामून शमसी ने सारे पैसे गाड़ी में रखवाए और ड्राइवर के हाथ उस जगह भेज दिए जहां डेबिल ने पहुंचाने को कहा था। वहां से एक आदमी वो गाड़ी लेकर गायब हो गया। अब इन सबको काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन मामून शमसी को कोई कॉल नहीं आ रही थी। उरूश की आंखें खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। उसने याद करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उठी तो सिर भारी भारी सा लगने लगा। अचानक से नज़र अपने कपड़ों पर गई तो दिल धक से रह गया। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? वो मुंह पर हाथ फेरते हुए लगातार सोचे जा रही थी। कब कपड़े चेंज किए उसने? लेकिन याद करने पर भी उसे कुछ याद न आया। क्या क्या ये उसने डेबिल ने? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। उरूस डर के मारे कांप कर रह गई। उठी तो कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा। उसे लगा लॉक होगा, लेकिन वो ओपन था। वो धीरे धीरे चलती हुई बाहर आई। सामने ही ओपन किचन था, जहां बिना शर्ट के खड़ा डेबिल अपने लिए नाश्ता बना रहा था। डेबिल उसके आने की आहट महसूस करता पास पड़े मास्क से खुद का चेहरा ढक चुका था और नाश्ते की प्लेट टेबल पर रख दी। उरूश ने उसके कमर पर बैंडेज बंधी देखी थी। नाश्ता कर लो। डेबिल ने एक नज़र उसके चेहरे के उलझन भरे चेहरे पर डाली और वापस किचन काउंटर की तरफ मुड़ गया। मेरे कपड़े किसने बदले? वहां मौजूद एक चेयर पर बैठते हुए धीरे से सवाल किया। एक पल के लिए डेबिल का हाथ अंडा फेंटते हुए रुक गया था। तुम्हें याद नहीं? वापस हाथ चलाते हुए संजीदगी से पूछा। याद होता तो तुमसे पूछती। अपनी उलझन से घबराई वो उस पर चढ़ दौड़ी। तुमने खुद चेंज किए थे। बिना किसी खास भाव के अंडा फ्राई पैन में डालते हुए कहा। तुम सच कह रहे हो? हैरानी से पूछा। नहीं, झूठ बोल रहा हूँ, कहते हुए अंडा प्लेट में डाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। मतलब? वो जो नाश्ता करने का सोच रही थी, एकदम से उसका हाथ रुक गया। मतलब? डेविल उसके करीब आया। बिना शर्ट के वो उसके बहुत करीब खड़ा था। उसकी बॉडी देखते हुए वो शर्म से अपनी नजरें झुका गई। मतलब ये कि रात को हम एक साथ एक कमरे में एक बिस्तर पर थे और तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी। गंभीर स्वर में कहता वो उरूश का दिल बुरी तरह धड़काने लगा। और फिर आगे? मुश्किल से उसके गले से डरते डरते निकला। और फिर सुबह हो गई, कहते हुए चेयर घसीटकर उसके सामने बैठकर वो नाश्ता करने लगा। और कपड़े? उरूश की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। वो तुमने खुद ही चेंज किए थे। बारिश में भीग जो गई थी। बिना उसकी ओर देखे कहता हुआ वो अपना नाश्ता करने लगा। उरूश ने गहरी सांस बाहर निकाली और नाश्ता करने लगी। तैयार रहो, आज तुम्हें तुम्हारे पापा के पास जाना है। आज 1 हफ्ते बाद तुम अपने पापा से मिलोगी। तुम्हारी आज़ादी का दिन है। उसकी बात पर उरूश सन रह गई।
क्या वो बाकी उसे अब आज़ाद कर देगा या फिर से? वो बाहर निकला था। बात सुनो। उरुश उसके पीछे भागी। वो रुक गया था लेकिन पलटा नहीं था। क्या बाकी सच में तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? वो हैरानी की स्थिति में पूछ रही थी। डेबिल ने एक नज़र उसके चेहरे की ओर देखा। हाँ, उसके लबों से निकला एक शब्द उरुश को हवाओं में उड़ा गया। वो जा चुका था, जबकि उरुश आज बहुत खुश थी। आज वो 1 हफ्ते बाद अपने पापा से वापस मिलने वाली थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उरुश को आंखों पर पट्टी बांधे हुए किसी जगह पर लेकर आया था। आज से हम लोग अलग हो गए। कुछ ही देर में तुम्हारा बाप आएगा तुम्हें लेने। एक बेंच पर बिठाते हुए वो वहां से खुद गायब हो गया। उरुश की आंखों पर अब भी पट्टी बंधी थी, जबकि हाथ रस्सियों से। वो धड़कते हुए दिल से अपने बाप के आने का इंतजार कर रही थी। क्या वाकई वो उसे छोड़ गया था? कुछ ही देर बाद उरुश को अपने बाप की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। एक ठंडक का एहसास उनके अंदर जागा था। उरुश बाप से मिलकर रो पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने बाप से फिर कभी मिल भी पाएगी। उसे ये सब एक चमत्कार लग रहा था। उरुश को वो वापस घर ले आए थे। उरुश ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बताया, किस तरह वो वहाँ से भागी और फिर पकड़ी गई, जख्मी हुई। पापा, सब बातें एक तरफ, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उरुश, उससे मेरी जायदाद चाहिए थी, ये घर, ये दौलत, ये बिजनेस, सब कुछ चाहिए था। मामून साहब ने गहरी सांस भरते हुए कहा। क्या मतलब पापा? आपने उसे सब दे दिया? बेटा, मेरा कुल अस्तित्व तुम हो, बस तुम मेरे पास। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए थे कि तभी अचानक से उनके दिल में तेज दर्द सा उठा। उन्होंने अपना दायां हाथ बाएं तरफ रखकर गहरी सांसें भरी थीं। पापा, पापा क्या हुआ आपको? प्लीज पापा, क्या हो रहा है आपको? उरुश रोने लगी। मामून शमसी के सब नौकर जा चुके थे। अब कोई भी उनकी हवेली में नहीं था, सिवाय 1-2 नौकर ऐसे थे जो आज भी उनका साथ देना चाहते थे और इसीलिए हवेली छोड़कर नहीं गए थे। वो पुराने और वफादार नौकर थे। हर हाल में अपने मालिक की सेवा करना अपना फर्ज समझते थे। उन्हीं की मदद से वो अपने पापा को अस्पताल लेकर आई थी। ये फॉर्म भरें और काउंटर पर फीस सबमिट कर दें। उरुश ने उससे फॉर्म लेते हुए भरा और काउंटर की ओर आई। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति से पहले कभी नहीं गुजरी थी। मामून साहब को आईसीयू में ले जाया गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे और सर्जरी की बात कर रहे थे। उरुश के हाथ पैर ठंडे होने लगे। मैम, आप 2 लाख सबमिट करा दें। 2 लाख? वो परेशान सी हो गई। उसने अपने पापा के दोस्त शाहजेब साहब को संपर्क किया, लेकिन नौकर ने बताया वो आउट ऑफ कंट्री थे। बेटा, कुछ भी नहीं है साहब जी के पास, सब कुछ दे दिया आपको बचाने की खातिर, एक बहुत पुराना नौकर उरुश के पास आते हुए बोला। और ये सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। मैं कहाँ से लाऊं 2 लाख? मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी? वो चेहरा छिपाए फूट फूट कर रो दी। मेरी फ्रेंड्स, वो मेरे काम आएंगी। वो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देती रही हूँ मैं उन्हें, आज वो मेरे काम जरूर आएंगी। घर से अपना मोबाइल मंगवाया और अपनी सब दोस्तों को बारी बारी कॉल की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सच कहते हैं लोग, जब तक जेब में पैसे हों तो सब साथ देते हैं, वरना बिना पैसे के तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं। वो सिर झुकाए वहीं पास बैठ गई। काश मेरे बस में कुछ होता तो मैं खुद को गिरवी रखकर आज अपने बाप की सांसें खरीद लेती। बेटा, एक काम हो सकता है, जिस शख्स को आपके पापा ने सब कुछ बेच दिया है वो आपकी मदद कर सके। और उसने पूछा, वो कहाँ मिलेगा मुझे? नौकर खैरदीन ने उसे एक रास्ता दिखाया था, आपके ऑफिस में ही, क्योंकि अब सारे बिजनेस पर उसी का कब्जा है। खैरदीन बाबा ने उसे बताया तो उरुश ने कहा, दीनू बाबा, आप यहीं पापा के पास रुके, मैं पैसे लेकर आती हूँ। वो उसी गाड़ी में जो अभी तक उनके पास थी अपने ऑफिस पहुंची। वो नहीं जानती थी अब उसका क्या है और क्या नहीं, सब कुछ पराया लग रहा था। ऑफिस में प्रवेश करते ही बिना रोक टोक के उसे अंदर आने दिया गया, जैसे वहां मौजूद व्यक्ति जानता हो कि वो आएगी। दरवाजा खोलते हुए वो अंदर गई तो एक व्यक्ति सूट बूट में मुंह फेर कर पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। उरुश ने घबराते हुए कहा, मुझे जोहान खान से मिलना है। वो पलटा। एक पल के लिए उरुश का दिल धक से रह गया। चेहरा अजनबी था, लेकिन आंखें तो वही थीं जो उसने पहले भी देखी थीं। कुछ कह रही थी आप? मेरे पापा अस्पताल में हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरे पापा ने सब कुछ आपको बेच दिया है। उरुश ने आंखों में आंसू भरकर कहा, और जोहान खान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं आपकी मदद करूंगा मिस उरुश मामून शमसी, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वो अपनी बाहों को सीने पर बांधकर पूछ रहा था।
प्लीज़ मुझे पैसे दे दें, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। अभी मेरे पापा अस्पताल में हैं, अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो। आंसुओं ने उसकी आवाज़ को रोक दिया। मनचाहे पैसे तुमको मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो खूबसूरत हैंडसम सा लड़का उसके पास आया। उसके गाल पर बहते आंसुओं को देखता हुआ बोला, क्या करना होगा मुझे? उरूश आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रही थी। तुमको मेरे साथ निकाह करना होगा। जोहान ने पल भर में अपना इरादा बदलते हुए उसे निकाह की पेशकश की। निकाह? उरूश का दिल धक से रह गया। हाँ निकाह, जोहान ने कहा। अगर तुम रजामंद हो तो ये ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी से रकम भर लो। वो टेबल पर चेक रखते हुए बोला, आज जोहान खान अपने दुश्मन की बेटी को शादी की पेशकश कर रहा था। उरूश ने अपने आंसू पोंछे और 1 मिनट के अंदर वो चेक उठाकर उस पर 2 लाख लिखकर जोहान को दे दिया। जोहान ने हैरानी से उसे देखा। तुम ज़्यादा अमाउंट भी लिख सकती थी। नहीं, डॉक्टर ने 2 लाख कहा था, वो रोते हुए बोली। अगर बाद में ज़्यादा मांग लिया तो? जोहान की बात पर उरूश ने 1 जीरो और बढ़ा दिया। अब वो 20 लाख बन गए थे। और अगर ये भी कम पड़ गए तो? जोहान की बात पर उसने 1 और जीरो बढ़ा दिया। अब बहुत हैं, प्लीज़ दे दें। वो अपनी हथेली आगे बढ़ा गई। जोहान ने अपने होंठ भींचे और कहा, निकाह के बाद मिल जाएंगे। और ये कहते हुए वो फ़ोन की ओर बढ़ा था। वो किसी को फ़ोन पर निकाह के लिए मौलवी साहब को लाने के लिए कह रहा था। सब कुछ जैसे पलक झपकते हो गया था और अगले ही पल उसने उरूश को अपने निकाह में ले लिया। 19 साल के उरूश ने इन पेपर पर साइन कर दिए और अगले ही पल जोहान खान ने उसे उसकी मांगी हुई राशि दे दी। आपके साथ मेरे गार्ड्स भी जाएंगे। वो पैसे लेकर ऑफिस से बाहर निकलने लगी, लेकिन जोहान की बात पर वो रुक गई। आज उसने अपने बाप के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया था। अस्पताल आते ही उसने 2 लाख काउंटर पर जमा करवाए और एक बेंच पर बैठ गई। आज वो एक कैद से रिहा पाकर एक और कैद में कैद होने जा रही थी। डॉक्टर ने उसके बाप को अब खतरे से बाहर होने की सूचना दे दी थी, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करती गई। मैम, आपको अब चलना होगा। अचानक अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनकर वो चौंकी। वो आज मामून साहब को डिस्चार्ज करवाकर घर ले जा रही थी। गाड़ी में बैठने से पहले ही किसी ने उसे पुकारा, कौन है आप? कहाँ लेकर जाना चाहते हैं मेरी बेटी को? मामून साहब फिर से डर से कांपने लगे। कहीं नहीं पापा, मैं उनकी कंपनी में काम करती हूँ ना, तो इतने दिन से गई नहीं। बॉस ने बुलाया है, आप घर चलें, मैं आती हूँ। सर, आप भी साथ चलें, आपको भी बुलाया गया है। इस शख्स की अगली बात पर उरूश का दिल धक से रह गया और कुछ ही देर बाद वो खान मेंशन में थे, खान अफरोज के सामने। खान अफरोज को देखते ही मामून को बहुत कुछ याद आ गया। तुम जिंदा हो? अपनी आवाज़ मामून साहब को बड़ी मुश्किल से सुनाई दी। तुमने तो मुझे मार कर सब हड़प लिया था ना, आज देखो तुमसे सब कुछ वापस छीन लिया और साथ में तुम्हारी बेटी भी। अफरोज खान की बात पर उरूश घबराई। मेरी बेटी? हाँ, तुम्हारी बेटी। जोहान खान? अफरोज खान ने अपने बेटे को आवाज़ दी, जो अगले ही पल सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया था। उरूश ने अपने बाप के हाथ को मजबूती से थाम लिया। ये मेरा बेटा है, तुम्हारी बेटी का शौहर। उरूश? मामून साहब ने हैरान होकर अपनी बेटी की ओर देखा। पापा, वो 2 लाख लिए थे आपके इलाज के लिए, तो इन्होंने निकाह का कहा और मैं? उरूश का सिर झुका। इन पेपर्स को ध्यान से पढ़ें, इनमें 2 लाख नहीं 2 करोड़ लिखे हैं। नहीं, ये झूठ है, उरूश चिल्लाई। लेकिन सामने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को देखती उरूश का दिमाग बुरी तरह घूमा था। तुमने मुझे ट्रैप किया। उरूश की आंखों में आंसू थे। जोहान को उसकी आंखों में आंसू आज भी बुरे लग रहे थे। मैं अपनी बेटी को तुम लोगों के हवाले कभी नहीं करूँगा। मामून साहब ने उरूश को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। ठीक है, आप अगर बेटी ले जाना चाहते हैं तो फिर 2 करोड़ दे जाइए और अपनी बेटी ले जाइए। जोहान की बात पर अचानक उरूश ने उसका गिरेबान थाम लिया। उसके गार्ड्स ने उस पर बंदूकें तान दी। मामून साहब बुरी तरह घबराए। जोहान ने हाथ उठाकर सभी गार्ड्स को बंदूकें नीचे करने का इशारा किया। मैं आपके साथ यहाँ नहीं रुकूंगी, समझे आप? आपने मुझे चीट किया। मैं नहीं मानती हमारे बीच के निकाह को। सुना आपने? उरूश बिफरे अंदाज में बोली। अफरोज खान, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जो चाहे तो मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरी बेटी को इस सबसे दूर रखो। तुम्हारी बेटी? अफरोज खान ने आगे बढ़ते हुए मामून को धक्का दिया। ये तुम्हारी बेटी है? शर्म नहीं आती? अब भी झूठ बोलते हो। अफरोज खान की बात पर मामून ने तड़प कर उरूश को देखा, जबकि उरूश अफरोज खान को नफरत से देख रही थी। वो आगे बढ़कर कोई बदतमीजी करती कि जोहान ने उसकी कमर में हाथ रखे और उसे अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया। वो खुद को छुड़ाती रही, लेकिन जोहान की पकड़ से खुद को छुड़ा ना पाई।
अफरोज प्लीज़। मामून शमसी ने हाथ जोड़े। तुम एक छोटे से एम्प्लॉय थे मेरे ऑफिस में। हमारा सारा परिवार तुम्हारी वजह से सड़क पर आ गया था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि तुम इतनी बड़ी साजिश खेलोगे। एक दिन तुम बेनकाब हो जाओगे। बरसों पहले तुमने पैसों की खातिर हमारी नूर को अगवा किया था और पैसे लेने के बावजूद तुमने उसे मार डाला और खुद गायब हो गए। तुमसे बदला लेने के लिए हमने तुम्हारी बेटी को अगवा किया, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन हम नहीं जानते थे जिसे उठाया है वो हमारी ही बेटी है, हमारे ही परिवार की बेटी है। ये हमारी बेटी है, मेरे छोटे भाई बुरहान खान की बेटी नूर बुरहान। अफरोज खान के शब्दों पर उरूज के नसों में एक ठंडी लहर दौड़ी। जोहान ने एक नज़र उसे देखा। तुमने जो खेल खेला हमने उसी में तुम्हें मात दी। नूर बुरहान, तुम्हारे बाबा वो हैं। अफरोज खान ने एक आदमी की ओर इशारा किया जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। उरूज ने बेबसी से सभी को देखा। खुद को जोहान की हल्की गिरफ्त से छुड़ाते हुए वो मामून के पास जाकर खड़ी हुई। पापा, पापा प्लीज़ बताइए, ये सब झूठ है ना? मेरे पापा आप हैं ना? वो गहरे सांस भरते हुए पूछ रही थी। और मामून शमसी ने अपना सिर झुका लिया और फिर धीरे से अपना सिर उठाया। यही सच है उरूज, मैं तुम्हारा पापा नहीं, लेकिन बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। बेटा हो सके तो मुझे माफ़। मामून शमसी उसके आगे हाथ जोड़ गए। उरूज झटका खाती पीछे हटी। उसके दिल को जैसे कुछ होने लगा। सामने खड़ा शख्स उसका बाप नहीं, जिसके साथ वो इतना वक्त रही वो उसका बाप नहीं। नहीं। उरूज चकराकर जमीन पर गिरने लगी कि जोहान ने फौरन आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उरूज को होश आया तो उसके पास सलमा बेगम, जोहान की माँ, मौजूद थी, जबकि उसकी अपनी माँ की तो मौत हो चुकी थी। बेटा कैसी तबीयत है अब? मेरे पापा कहाँ हैं? बोलते हुए पागलपन के अंदाज में चिल्लाई। बेटा मैं यहीं हूँ। अचानक से दरवाजे से मामून साहब अंदर आते हुए बोले तो उरूज उनके सीने से जा लगी। वो आंखों से आंसू बहने से रोक नहीं पाए। उनके हर अंदाज से आज शर्मिंदगी झलक रही थी। अपने किए पर वो बहुत शर्मिंदा थे। पैसे की लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। बेटा तुम्हारे असली पापा ये हैं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाला है। मामून साहब ने उरूज के आंसू पोंछे। नहीं, मुझे बस आप चाहिए, मैं नहीं मानती किसी बात को। वो मामून का हाथ नहीं छोड़ रही थी। मामून, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें माफ़ करने का तो जी नहीं चाहता, लेकिन अपनी बेटी के लिए जो अब हमारी बहू भी है उसकी खातिर तुम्हें माफ़ करते हैं। अफरोज खान के कहने पर मामून ने उन्हें धन्यवाद भरे अंदाज में देखा। अगर आज मामून शमसी अमीर होते तो शायद ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता, लेकिन जब हाथ से सब कुछ चला गया तब उन्हें एहसास हुआ। वक्त के साथ साथ ही सही, लेकिन सब संभल गए। यूं तो उरूज जोहान के निकाह में थी, लेकिन सबकी मौजूदगी में एक बार फिर से निकाह हुआ था। अपने पापा मामून साहब की ख्वाहिश पर उसने जोहान से निकाह कर लिया, लेकिन वो अपनी किडनैपिंग का कोई भी पल भूल नहीं पाई थी। वो काले मास्क वाला उसे पल पल याद आ रहा था। वो उसे याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उसकी यादों से जाना नहीं चाहता था। सुहाग की सेज पर बैठी वो जोहान का इंतजार कर रही थी, जिसने अंदर आते ही लाइट ऑफ कर दी और हल्की पीली रोशनी में वो मास्क पहने उसके करीब आया। उरूज एक पल को सहमकर पीछे हटी। कौन कौन, दूर हटो, करीब मत आना, वो पागलों की तरह रोते हुए चिल्ला रही थी। जोहान ने फौरन उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। वो और भी पैनिक हो गई तो जोहान ने लाइट ऑन कर दी। रिलैक्स उरूज, मैं हूँ तुम्हारा डेविल, वो मास्क हटाता हुआ घबरा कर बोला। उरूज दुल्हन के रूप में आज जोहान खान के दिल में बिजली सी गिरा रही थी। यानी डेविल ही जोहान खान था। दिल अनजाने तौर पर धड़क उठा था। जोहान खान उर्फ डेविल, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, समझे तुम? उरूज ने गुस्से से अपना आप उससे छुड़ाया। जोहान उसके तेवर देखते हुए रह गया। और माफ़ भी नहीं करूँगी, उंगली उठाकर मुड़कर वॉर्न किया। माफ़ नहीं करोगी तो सुहागरात कैसे मनाएंगे? उसे बैग से अपने मजबूत घेरे में लेते हुए वो उसके दिल की दुनिया हिला गया। छोड़ो मुझे, छूना भी मत। जब माफ़ नहीं किया तो कोई सुहागरात नहीं, वो रूठे हुए अंदाज में गुस्से से बोली। चलो माफ़ी सुहागरात के बाद दे देना। वो उसका रुख अपनी ओर करता, उसके माथे पर होंठ रखता हुआ उस पर जादू कर गया। आपने मुझे किडनैप किया, पूरे 5 दिन वहाँ गंदी जगह पर रखा। अब वो उससे शिकवा कर रही थी। सॉरी। वो एक हाथ से उसकी कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए दूसरे हाथ से अपना कान पकड़ गया। मुझे जंजीर से भी बांधा था, उसके लिए भी सॉरी। वो फिर से बोला। मुझे बारिश में खड़ा किया था, एक बार फिर सॉरी। कुछ पल के ठहराव के बाद उसने झुका सिर उठाया। मैं भी सॉरी करती हूँ आपको।
वो मैंने मारा था। अपनी की गई ज्यादती भी उरूज को याद आ गई थी। तुम्हें हक है, जान भी ले सकती हो। जोहान की बात पर उसने बेइच्छा सिर उठाकर उसे देखा और उसके चेहरा ऊपर उठाते ही जोहान ने उसके होठों पर झुकते हुए एक छोटी सी गुस्ताखी कर दी। तो अगले ही पल उरूज के चेहरे को मुस्कान ने छुआ और फिर सुकून से अपना चेहरा जोहान के चौड़े कंधे पर रख दिया। और जोहान ने भी उस मासूम और नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में समेट लिया था। अगले ही पल वो उसके कानों में सरगोशी कर रहा था। तो फिर इजाजत है? किस बात की? उरूज हैरान हुई थी। सुहागरात मनाने की। वो धीरे से उसके कानों को अपने लबों से छूते हुए बोला था और उसकी बात सुनते ही उरूज शर्माकर उसके सीने में दुबक गई थी, जबकि जोहान हंसते हुए उसे अपनी बाहों में उठा चुका था और उसे लाकर बिस्तर पर बिठा दिया। दोनों के चेहरों पर सच्ची खुशी चमक रही थी, क्योंकि जोहान ने उस लड़की को पा लिया था जिससे वो पहले ही नज़र में मोहब्बत कर बैठा था। और उरूज भी तो जाने अनजाने उसे अपना दिल दे बैठी थी और आज हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में वो शामिल भी हो चुका था। दोनों की जिंदगियां खुशियों से महकने वाली थीं, क्योंकि दोनों ने ही अपना पहला प्यार पा लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।